नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा अब हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। और काफ़ी सारा जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है, बाजार ये जानना चाहता है कि एल निनो का इम्पैक्ट कैसा रह सकता है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पे। और जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए तो जिस तरह से तमिलनाडु में ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, टेम्परेचर्स एबनॉर्मली हाई रहे हैं राजस्थान, गुजरात स्टेट्स के, और अब आगे माना जा रहा है कि अच्छी खासी कड़ी ठंड आने वाले 15-20 दिन में पड़ सकती है। आप कैसे देखते हैं ये क्लाइमेट चेंज जो हमने पिछले 1 महीने में आता हुआ देखा है? जी मनीषा, आपने ठीक कहा। ये कि वैसे तो अल नीनो की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन अल नीनो का जो उत्तर भारत की विंटर रेंज के साथ संबंध है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसा नहीं है। सामान्य वर्षा होती है, लेकिन ये जो जो अल नीनो का कोरिलेशन है ये उतना रोबस्ट नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी तो वर्षा तो लगभग लगभग ना के बराबर जहां चाहिए देश के उत्तरी भाग, मैदानी भागों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी। दिसंबर का महीना बिल्कुल शुष्क रहा, और उसी तरह से पहले जो 11 दिन है अभी जनवरी के, वो भी उसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल ही शुष्क रहे हैं। लगभग नील वर्षा हुई है। तो क्लाइमेट चेंज देखने को जरूर मिल रहा है, करीब करीब जैसे पिछले साल भी हमने देखा था। हालांकि पिछले साल तो ला नीना का प्रभाव था, उसमें तो ऐसा होता है कि वर्षा बहुत कम होती है। फरवरी का महीना बिल्कुल सूखा रहा था पिछली साल भी, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति चिंताजनक बन गई है, क्योंकि इतना लंबा स्पेल, जो ड्राई स्पेल है, वो देखने को बहुत बार नहीं मिलता है। कोई भी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसको कहते हैं, हमें एक भी देखने को नहीं मिली, जिसके कारण कि उत्तर भारत में वर्षा हो। हाँ, दक्षिण भारत में ठीक ठीक वर्षा हुई है, और वहां तो हालांकि वो भी अभी अंतिम कगार पर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून विड्रॉ होने वाला है या हो चुका है। करीब करीब स्थिति उसके अनुकूल बनी हुई है। इसलिए अगले, अगर आप एक सप्ताह की बात करें, 10 दिन की, तो मुझे नहीं लगता देश के किसी भी भाग में अच्छी वर्षा की संभावना हो। केवल शायद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ दिनों में बारिश होगी, लेकिन बाकी भागों में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। जी, जिस तरह का कोहरा हमने पड़ता हुआ देखा है और काफ़ी सारी खबरें उस हिसाब से आई हैं, लोगों के ट्रैवल्स पे इम्पैक्ट आया है, आगे जाकर इस पर क्या स्थिति रह सकती है? देखिए अभी उसमें भी थोड़ा सुधार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हवा में उतनी ज्यादा नमी नहीं है। नमी आती है जब अगर स्नोफॉल हो, वर्षा हो, उसके कारण हवा में नमी होती है, और उसका वो बहुत जरूरी है कोहरे के लिए। तो अभी तो जैसे आज के दिन में भी हमने देखा कि थोड़ा मौसम में सुधार हुआ है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान 18 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा है, थोड़े धूप देखने को मिली है। इसी तरह की स्थिति जो है देश के जो उत्तरी भाग, बाकी पंजाब, हरियाणा इसके क्षेत्र है, इनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और जो उस तरह का कोहरा जिसके कारण कि सभी तरह का यातायात, रेल, सड़क और हवाई यातायात जिससे प्रभावित होता है, वो ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी कम से कम हफ्ता 10 दिन तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ना कोई कोल्ड वेव कंडीशंस तो नहीं रहेगी, और जो कोल्ड डे कंडीशन जो अभी तक चल रही थी, कल तक चल रही थी दिल्ली क्षेत्र में भी, उसमें भी सुधार होगा, और धीरे धीरे बाकी भागों में भी, देश के उत्तरी भागों में मौसम में सुधार होगा। जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसमें थोड़ा फर्क तो जरूर आएगा, तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, और कोल्ड वेव कंडीशन जैसे मैंने कहा वो नहीं होगी। हालांकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, सीकर में तो माइनस में तापमान चला गया, लगभग -0.5 डिग्री, लेकिन उसमें भी सुधार हो जाने की संभावना रहेगी। जी, ओके। इसका फसलों पे किस तरह का असर पड़ता हुआ देखते हैं फिर आप मिस्टर शर्मा? बिकॉज क्लियरली जिस तरह से हम विंटर्स यूजली देखते आए हैं, वो अब यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया है। देखिए वर्षा ना के बराबर है तो बहुत बहुत ये सामान्य सी बात है कि फसलों पे बहुत बुरा असर है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये चिंताजनक स्थिति है जरूर, क्योंकि वर्षा ना होने के कारण तापमान बहुत ही कम है, इन्वर्शन लेयर है, जिसके कारण पाला पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, चाहे आप किसी भी फसल की बात करें। विशेषकर देश के जो उत्तरी भाग हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत, ये उत्तर प्रदेश का भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में तो स्थिति चिंताजनक है। हालांकि कुछ अनसीजनल रेन जरूर हुई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में,
और अभी भी दक्षिण भारत में भी थोड़ी अच्छी वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादा स्थिति जो चिंताजनक है, जो ग्रेन बाउल है उत्तर भारत का, उसमें परिस्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। जी। ऑफ कोर्स बॉम्बे में तो कोई ठंड पड़ती नहीं है यहाँ पे तो हम उस चीज़ से बिल्कुल ही परे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अब आगे जाकर अगर 1-1.5 महीने की बात की जाए, इस विंटर की बात की जाए, क्योंकि हार्वेस्ट मिड फरवरी से शुरू हो जाएगा, मार्च तक हम यहाँ पर फसल आता हुआ भी देखेंगे, तो आने वाला 1 महीना उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य जो इलाके हैं MP UP जैसे, कैसे देखते हैं आप आने वाला 1 महीना? देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भी जो वर्षा होती है, मेरा अपना अनुमान है स्टार्ट तो जरूर होगी, थोड़ा लेट हो सकता है। ओके। पहले अगले 10 दिन में कोई संभावना नहीं है, लेकिन इस महीने के अंत तक ऐसी इंडिकेशंस हैं कि संभावना जरूर बन रही है। हालांकि बहुत देर होने से थोड़ा नुकसान तो जरूर हो जाता है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। चाहे आप पर्यटन की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, एडवेंचर एक्टिविटीज की बात करें, वो सभी सभी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ जैसे लेट शुरू होगी वर्षा। जनवरी और फरवरी दो सबसे ज्यादा वर्षा के विंटर रेन्स के महीने होते हैं। फरवरी में ज्यादा होती है जनवरी से भी, लेकिन हमें इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। जनवरी के अंत तक दूसरे हाफ में और विशेषकर चौथे हफ्ते में हमें पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर देखने को मिलेंगे, और फरवरी के महीने में थोड़ी अच्छी वर्षा संभावित है। जी। ओके, तो डिलेड मॉनसून है यहाँ पर, ठंड भी देर से पड़ रही है, बारिश भी थोड़ी देर से आने की उम्मीद है, और उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर फसलों पे आता हुआ देखा ही है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम मौसम से संबंधी का बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो ये तो हुआ मौसम जिसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हम यहाँ पर फसलों पे आता हुआ देखेंगे भी। इवन एज यहाँ पर बुआई अच्छी खासी हुई है, लेकिन ईल्ड्स को लेकर और ओवरऑल क्रॉप, और जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे थे कि पाला पड़ने की यहाँ पर एक चिंता है जो बाजार में फिलहाल है। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, कल आपकी बोर्ड मीटिंग थी यहाँ पर और नए आंकड़ों के साथ आप इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन के नए नंबर्स यहाँ पर निकल के आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंतर है लास्ट टाइम के एस्टिमेट से? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। नहीं, हमने जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के फिगर है वो सेम मेंटेन किए हैं, क्योंकि एक तरह ऐसा दिखता है कि जो प्रोडक्शन के फिगर है वो सही दिख रहे हैं। ओके। और कंजम्पशन बढ़ रहा है। जो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन 60-65 लाख बेल्स था, इसके सामने इस साल फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन बढ़ा है और 81 लाख बेल्स का कंजम्पशन हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अगर आगे जाके कॉटन की अवेलेबिलिटी रहेगी तो कंजम्पशन इस साल काफी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ नए स्पिंडल भी बहुत आ रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उनकी टेक्सटाइल की जो पॉलिसी आई है वो बहुत फेवरेबल है, तो शायद नए स्पिंडल भी 15-20 लाख स्पिंडल भी ऐड हो जाएंगे, तो कॉटन का कंजम्पशन बढ़ रहा है मनीषा जी। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट एस्टिमेट से ये एस्टिमेट में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर लास्ट ईयर से इसे कंपेयर करें तो कहाँ देखते हैं आप नंबर्स? जी, अगर लास्ट ईयर से देखते हैं तो इस साल ओवरऑल 8% कॉटन का प्रोडक्शन कम है। लास्ट ईयर सीआई के हिसाब से 318 लाख बेल्स का क्रॉप हुआ था और इस साल 294 लाख बेल्स का अनुमान है, तो करीब करीब लास्ट ईयर से 24 से 25 लाख बेल्स का प्रोडक्शन इस साल कम है मनीषा जी। और कंजम्पशन कैसे देखते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से, इवन एज जो हमने बढ़त आते हुए देखी है उसके बावजूद? जी, लास्ट ईयर भी हमारा जो कंजम्पशन था 311 लाख बेल्स था, इस साल भी कमिटी ने 311 लाख बेल्स ही रखा है। मगर जो हिसाब से इस महीने देखे तो दिसंबर महीने में 28 से 30 लाख बेल्स का कंजम्पशन हुआ है, तो वो देखते हैं। और जो स्पीड से हर महीने 2 लाख नए स्पिंडल आ रहे हैं, तो कंजम्पशन ऐसा लगता है कि इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 320 टू 330 लाख बेल्स तक भी कंजम्पशन जा सकता है। मगर फिर क्वेश्चन ये है कि कॉटन की अवेलेबिलिटी नहीं है इतना इंडिया में, तो गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो अगर निकाल देगी तो फिर मिलें फुल स्पीड में चलेगी और कॉटन का कंजम्पशन बहुत ऊपर जाएगा मनीषा जी। जी, कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग काफी समय से यहाँ पर रही है, लेकिन जिस तरह के इंपोर्ट्स इस ड्यूटी के साथ आए हैं वो कैसे हैं?
नहीं, अभी जो प्राइस है ना मनीषा जी इंपोर्ट के, वो और हमारे जो प्राइस है वो इक्वल चल रहे हैं। तो इंडिया के ओके। कॉटन के प्राइस अभी फिलहाल जो देखते हैं तो इंटरनेशनल के कॉटन की पैरिटी पे है, और स्पिनिंग मिल के लिए अभी बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। थोड़ा 10 रुपया 15 रुपया पर केजी को पूरे इंडिया में स्पिनिंग को प्रॉफिट है अभी, और टेक्सटाइल के लिए अच्छा टाइम आ रहा है। तो इंपोर्ट करके कोई पैरिटी नहीं आएगा। इंपोर्ट ये भाव में इंडियन मिल कर नहीं सकती है। तो वो जो अभी कर रही है, जो मिल के पास फंड है, फाइनेंस है, वो सब मिले जो उनका कंजम्पशन है उससे ज्यादा ही कॉटन कवर कर रहे हैं मनीषा जी। एक फाइनल सवाल फिर अतुल जी, किस तरह के प्राइसेस आगे जाता हुआ देखते हैं? अगर आप कंजम्पशन स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, कंजम्पशन बेहतर है, प्रोडक्शन स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, तो क्या उसका फायदा भावों को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा लगता है कि एक बार अराइवल कम हो जाएगी। अभी फार्मर जो है वो ये मूड में है कि कपास बेच देना है, कपास रखना नहीं है, क्योंकि फार्मर इस साल बहुत डिप्रेस है। और उनको ऐसा लगा कि थोड़ा कॉटन का सोइंग में फायदा नहीं है, क्योंकि इस साल पिंक बॉलवर्म का भी प्रॉब्लम आने से थोड़ा यील्ड भी बहुत कम हो गया है। एंड कॉटन के जो भाव है वो बिलो एमएसपी चल रहे हैं। तो फार्मर इस साल हैप्पी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बेचने के मूड में है, और इसका प्रभाव हमें दिखेगा अगले साल। थोड़ा कॉटन का सोइंग भी लगता है कम हो जाएगा मनीषा जी। तो ये सब देखते हुए अच्छा जो माल है वो कॉर्नर हो जाएगा, क्योंकि सीसीआई के पास करीब 30 लाख बेल्स का माल इस साल 30-35 लाख बेल सीसीआई ले लेगी, और जीनर एमएनसी ट्रेडर सब थोड़ा लॉन्ग होंगे। तो मार्च के बाद थोड़ा शॉर्टेज दिखेगा। तो मार्च के बाद मार्केट बढ़ने की उम्मीद है मनीषा जी। एब्सोल्युटली, मार्च तक यहाँ पर आवक है बाजार में, और मार्च के बाद ज्यादातर कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, और कॉटन में भी ऐसी ही कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए साथ समय थैंक निकालने यू। के लिए। तो ये तो बात हुई मौसम की और कपास की, लेकिन अब एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। फिलहाल उस कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर मेटल्स के साथ करेंगे, और नवनीत, यहाँ पर हमने लगातार एक प्रेशर बनता हुआ देखा है अब तक। आज हल्की सी खरीदारी जरूर मेटल्स में आते हुए नजर आई है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है? मिश्रा जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि बेस मेटल और प्रेशियस मेटल दोनों ही काउंटर्स के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग का रुख बरकरार रहा है। और मुझे लगता है कि लार्जली जो इंडस्ट्रियल मेटल पैक है उसमें जो 3-4 दिनों से गिरावट है वो डॉलर इंडेक्स के चलते रही है। और यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी देखने मिल रही है, मुझे लगता है ये रीजनेबल बाउंस बैक के लिए शुरू हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर डेफिनेटली एक बाय बनता है। 718 के आसपास मिले तो कॉपर बाय किया जा सकता है। 715 का आप स्टॉप लगाइए, 722-24 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट कुछ दिनों में हमने जिंक और एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री काफी बढ़ते हुए देखी है एलएमई पे, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव का माहौल बना हुआ है। अब मुझे लगता है ये जब प्रेशर खत्म हो जाएगा तो वापस एक रिबाउंड दोनों ही काउंटर्स में देखने मिल सकता है। दोनों में अगर मैं चुनना चाहूँ तो मैं जिंक बाय करने की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। 223 के आसपास बाय किया जाए, 221 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 228 230 तक के टारगेट देखिए। ऑलराइट, तो कॉपर और जिंक में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अपसाइड टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि आज हल्की सी खरीदारी यहाँ पर भी है। डॉलर इंडेक्स एकदम फ्लैट है। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा को बाजार को इंतजार है। भूपेश जी, कैसे देखते हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड्स एज ऑफ नाउ? जी नमस्कार मैडम। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बाजार अभी भी नेगेटिव साइड इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि 62,200 के नीचे जब तक गोल्ड ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। डाउन साइड में 61,900 और 61,650 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे, और हो सकता है कि ये मेरा प्रीएम्प्ट रहेगा, क्योंकि यूजुअली चार्ट पहले शो करता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का बाजार भी मुझे नेगेटिव साइड ज्यादा दिखता है, और नीचे में 72,000 के नीचे सिल्वर ट्रेड करता है तो 71,300 और 70,900 तक के लक्ष्य संभावित। ऑलराइट, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ पर प्राइसेस फिसलता हुआ देखें। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेटा है आज, जहाँ यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं। कल चाइना का सीपीआई और पीपीआई यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और साथ ही साथ चाइना का ट्रेड डेटा भी आने वाला है। तो ऑफकोर्स आज और कल यहाँ पर काफ़ी बिजी रह सकता है। नवनीत, कैसे देखेंगे आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को इस लाइट में? बिकॉज एज ऑफ नाउ यहाँ पर मैक्रो का इंतजार सभी एसेट क्लासेस को है। काफी दिनों से काफी सुस्त कारोबार चल रहा है। मुझे लगता है कि डेटा ड्रिवन नहीं है क्रूड ऑयल प्राइसेस। लास्ट कुछ कुछ दिनों से जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में देखने मिल रहा है।
इनफैक्ट अगर मैं नाइमेक्स के देखूं तो नीचे में $70 के आसपास लगातार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में $74 ब्रीच करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। मुझे लग रहा है अगले 1-2 सत्र में ऐसा ही चलता रहेगा और कल की इन्वेंट्री डेटा के बाद भी कुछ खास ट्रिगर मिलना मुश्किल रहा है प्राइसेस को। करंट लेवल पे जहां पे हम एक पुल बैक देख चुके हैं ऑलरेडी, प्राइसेस में लास्ट 2 दिन में 60 के आसपास सेल किया जा सकता है। 6150 का आप स्टॉप लगाइए एंड 5900 5930 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, और नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप नवनीत? नेचुरल गैस प्राइसेस लगातार एक बढ़त का माहौल में थे मनीषा जी, और मुझे लगता है लगभग 35% की बढ़त हमने लास्ट 15 दिनों में नेचुरल गैस प्राइसेस में देखी है। और कल के सत्र में एक रीजनेबल करेक्शन आया है, ऊपरी लेवल से करीब 8% डाउन है। आज थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार हो रहा है, बट एक कंफ्यूज मार्केट है। मुझे लगता है रिटेल निवेश थोड़े दूर रहे इस काउंटर से ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज वोलेटिलिटी काफी हाई है। बट अगर किसी का ट्रेड है ही तो जब तक 252 का स्तर फिर से ऊपर में नहीं निकल जाता है, तब तक ये सेल ऑन रैली वाला कैंडिडेट रहेगा और वापस आपको 235 तक के स्तर नीचे में देखने मिल सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स आगे भी रह सकते हैं। हम ब्रेक में जाएं उससे पहले भूपेश जी आपसे जानना चाहेंगे, इन केस आपके पास एग्री में कोई टॉप ट्रेड हो। एग्री में टॉप ट्रेड की बात करूंगा कि ग्वार सीड में बिकवाली करनी चाहिए 5450-60 के भाव पर, और 5510 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 5390 और 5350 तक के लक्ष्य संभावित है। ऑलराइट, तो गुआर में एक टॉप ट्रेड है लेकिन बिकवाली की तरफ है, एंड क्लियरली हमने गुआर को पिछले साल भी पिटते हुए देखा था और इस साल में भी बहुत कोई खरीदार यहाँ पर निकलते हुए नहीं आ रहे। लेकिन इसी के साथ नवनीत जी एंड भूपेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।